जब हम एक कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करें, चाहे वो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम ही क्यों ना हो, उसमें एक सेंडर और एक रिसीवर होना ही है और एक चैनल होना है। चैनल को हम ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडियम, कुछ भी कह सकते हैं, बाउंडेड मीडिया, अनबाउंडेड, अनगाइडेड, गाइडेड मीडिया, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है कि जो सिग्नल हमने भेजा ट्रांसमीटर से, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखना चाहिए, क्या कहाँ पर, रिसीवर पे। बट अगर हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे इम्परफेक्शंस होते हैं। और इम्परफेक्शन मतलब, एक तो देखिए, अगर एक बहुत लॉन्गर डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रही है सिग्नल को, तो ये भी एक तरीके का इम्परफेक्शन है। और दूसरी और भी ऑप्शंस या और भी वजहें हो सकती है जिसकी वजह से जो सिग्नल भेजा जाए वही का वही सिग्नल बिल्कुल रिसीवर पर दिखाई नहीं देगा। उसके लिए कहीं ना कहीं मीडियम रिस्पॉन्सिबल होगा, कहीं ना कहीं कुछ आउटर फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल होगी। बट बिकॉज ऑफ दैट, इन सारी वजहों से द सिग्नल विल गेट डिस्टॉर्टेड, और जो सिग्नल है उसका शेप बदल जाएगा, या तो उसका एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, या उसका फेज बदल जाएगा, कोई भी अगर चीज बदल जाती है, सो इट कम्स अंडर इम्पेयरमेंट। इसे कहा जाता है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब, अगर हमारे सिग्नल में कोई भी चेंज आता है, चाहे एम्पलीट्यूड का हो, फेज का हो, फ्रीक्वेंसी का हो, और वो किसी भी वजह से हो, वो वजह अभी हम आगे देखेंगे और उसकी वजह से क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। बट दीज ऑल आर नोन एज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। एंड दिस ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कॉजेज थ्री टाइप ऑफ, तीन तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, या हम कर सकते हैं इनको तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से इम्पेयरमेंट आ सकते हैं? आइदर सिग्नल गेट अटीन्यूएटेड, तो इसे कहेंगे अटीन्यूएशन। व्हाट इज अटीन्यूएशन, दैट विल सी। या तो सिग्नल गेट डिस्टॉर्टेड, मतलब डिस्टॉर्शन आ सकता है, ये एक तरीके का। या सिग्नल में नॉइज, जो कि एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। देखिए, ये चाहे ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड हो, मतलब कि वायर हो, या वायरलेस हो, ये तीनों चीजें दोनों में पॉसिबल है। सिग्नल में बी अटीन्यूएटेड, डिस्टॉर्टेड, और नॉइज में भी देयर। वायरलेस कम्युनिकेशन में नॉइस का इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट रहता है, और अटीन्यूएशन भी होगा। जब वायर्ड कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, चाहे कोई भी वायर आप इस्तेमाल करें, वहां पर डिस्टॉर्शन और अटीन्यूएशन बहुत पॉसिबल है। बट ये नहीं कहा जा सकता कि वायर्ड कम्युनिकेशन में नॉइज नहीं आती। नॉइज इज पॉसिबल इन वायर्ड कम्युनिकेशन एज वेल एज इन वायरलेस, सभी में ये पॉसिबल है। तो जब हम इंपेयरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं अटीन्यूएशन की। बेसिकली, किसी सिग्नल में अगर हम एक एनालॉग सिग्नल बनाए, तो जो उसका फॉर्म होता है वो बेसिकली इस तरीके से, सिंपल, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है साइन वेव के फॉर्म में। तो इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। देन द फेज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एम्पलीट्यूड, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है। वेनेवर देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, जब भी सिग्नल ट्रेवल करेगा ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, और सिग्नल चाहे सिंपल सिग्नल हो या कंपोजिट सिग्नल, कंपोजिट सिग्नल मतलब या तो एक सिग्नल बनाया गया हो, या मल्टीपल सिग्नल्स जोड़ करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाया गया हो। जब भी वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, तो उसको जो मीडियम है उसका रेजिस्टेंस सहन करना पड़ता है। और जब वो रेजिस्टेंस सहन करता है तो सबसे उसमें उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सिग्नल, उतनी ज्यादा एनर्जी वो लूज करता है। तो जब एनर्जी लूज होती जाएगी तो एट सम पॉइंट इट मे बी पॉसिबल कि सिग्नल पूरा खत्म हो जाए। इसीलिए जब हम एक बहुत लंबे ट्रांसमिशन पाथ को कंसिडर करते हैं, वहां पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम हर कुछ कुछ देर पर क्या लगाएं, एम्पलीफायर्स लगाएं। ये एम्पलीफायर्स जो है ये क्या करेंगे, द फंक्शन ऑफ दीज एम्पलीफायर्स इज टू एम्पलीफाई द सिग्नल, मतलब जो एनर्जी लूज हो गई है, लॉस ऑफ जो एनर्जी हो गया है, उसको क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा। बूस्ट करेगा मतलब बढ़ाएगा, जो भी सिग्नल ये रिसीव करेगा उसको एम्पलीफाई करेगा। और हर एक ट्रांसमिशन पाथ, जितना ज्यादा लंबा ट्रांसमिशन पाथ होगा, उतने ज्यादा एम्पलीफायर्स आपको लगाने पड़ेंगे, सो दैट कि जो इफेक्ट ऑफ अटीन्यूएशन है वो क्या हो, एज मिनिमम एज पॉसिबल हो।
अब अगर हमें पता है कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हो रही, तो हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे, मतलब मेजर कैसे करेंगे? तो उसकी जो मेजरिंग यूनिट है, अगर हमें अटेन्यूएशन को मेजर करना है तो उसकी जो मेजरिंग यूनिट्स है उन्हें कहा जाता है डेसिबल। इसे जनरली डीबी, डी छोटा और बी बड़ा, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेजर करता है द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। जनरली किसी एक सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेजर नहीं किया जाता, ये हमेशा एक कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक सेंडर और एक रिसीवर था, और ये ट्रांसमिशन मीडिया था, ये ट्रांसमिशन पाथ था। तो जब सेंडर से रिसीवर की ओर सिग्नल गया तो वहां पर क्या हुआ कि लॉस ऑफ एनर्जी होना था, नेचुरल है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से जो पावर भेजी गई वो P1 थी, और जो यहां पर रिसीव हुई वो पावर P2 थी। इस पावर से जब इन पावर्स को अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो ही हम अटेन्यूएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डेसिबल जो है वो एक कंपैरिजन के लिए बनाई गई यूनिट है, और इसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो dB इज इक्वल टू 10 लॉगेरिथमिक बेस यूज किया जाता है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे log टू द बेस 10 P2 बाय P1। तो P2 कौन सी पावर है, जो रिसीव होने वाली है, और P1 कौन सी पावर है, जो भेजी गई है। नेचुरल है कि क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसमिशन मीडिया का रेजिस्टेंस झेलने की वजह से एम्पलीट्यूड का लॉस होता है, तो हमेशा जो सिग्नल है वो कैसा होगा, ट्रांसमिशन मीडियम पे अटेन्यूएट होगा। अब अगर मैं बात करूं इस डीबी के लेवल्स की या डीबी का रिप्रेजेंटेशन की, तो डीबी अगर पॉजिटिव हुआ, इफ इट इज पॉजिटिव इट मीन्स द सिग्नल इज एम्पलीफाइड। सिग्नल को हम एम्पलीफाई करेंगे तो डीबी रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव साइन, और अगर ये निगेटिव हुआ सो इट विल रिप्रेजेंट द अटेन्यूएशन इन द सिग्नल, मतलब कितना लॉस हुआ है सिग्नल की पावर में, उसका रिप्रेजेंटेशन ये बता सकता है। तो अगर इसको हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल की हेल्प से हम अटेन्यूएशन और डीबी को और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने P1 और P2 ये दो पावर्स मान ली, जो कि रिसीव्ड पावर है P2 और P1 जो है ट्रांसमिटेड पावर है। अब मान लेते हैं हमें पता करना है कि अगर P2 जो रिसीव हुआ है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इफ कंसिडर कि P2 जो रिसीव हुआ है वो जस्ट हाफ ऑफ P1 था, मतलब जो आपकी 1/2 पावर जो है वो रिड्यूस हो गई ट्रेवलिंग के दौरान, मतलब जो भेजा गया और जो रिसीव हुआ उन दोनों का रिलेशन ऐसा है कि वो एक दूसरे के आधे, मतलब जो रिसीव हुआ वो भेजे वाले का जस्ट हाफ था। अगर 1/2 पावर ही रिसीव होती है तो कितना अटेन्यूएशन हुआ, मतलब कितना लॉस हुआ, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही कि 1/2 हो गया है, इसका मतलब P2 इज नथिंग बट 1/2 ऑफ P1, ये रिलेशन हमें पता है। तो कितना लॉस हुआ दैट कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड एज, वी कैन कैलकुलेट द dB, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट, बिकॉज द फॉर्मूला इज देयर 10 log टू द बेस 10। P2 इज हाफ ऑफ P1, तो P2 इज हाफ ऑफ P1 रख दीजिए एंड P1 भी रख दीजिए, P1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 10 log टू द बेस 10.5, एंड अगर आप लॉग निकालेंगे 10 बेस वाला तो वो आएगा अराउंड 0.3 निगेटिव में। सो जब उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी अराउंड -3 dB। इसका माइनस साइन ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट करेगा कि यहाँ अटेन्यूएशन हुआ है। अगर आप डायरेक्टली अगर इसमें निगेटिव साइन देखते हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो पहले ही हमें पता चल जाएगा कि दिस -3 dB इज नथिंग बट कि सिग्नल क्या हुआ है, अटेन्यूएट। हमें तो पहले से ही पता था क्योंकि P2 इज जस्ट हाफ ऑफ P1। तो यहाँ पर -3 dB मतलब हमेशा जब भी 1/2 पावर लॉस हो जाएगी, इसका मतलब -3 dB या 3 dB से अटेन्यूएट हुआ सिग्नल। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, 3 dB अटेन्यूएशन या -3 dB का लॉस। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, कंपैरिजन कर सकते हैं पावर्स का। इसी तरीके से अगर हम, ये तो हमारा एक अटेन्यूएशन का पॉइंट हुआ। अगर मान लेते हैं कि हम एक एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं और उस एम्पलीफायर में हम सिग्नल जो दिए उसका 10 टाइम्स सिग्नल हमें रिसीव हो रहा है, मतलब वो 10 टाइम्स आपको बढ़ा के दे रहा है सिग्नल, तो इसका मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ 10 टाइम्स बढ़ गई। तो ये तो नेचुरल है, अगर 10 टाइम्स बढ़ गई है तो वहाँ अटेन्यूएशन तो नहीं हुआ है, बट कितना
आपके डीबी में उसका एम्प्लीफिकेशन हुआ है, उसे फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि P2 और P1 के बीच में रिलेशन क्या है। और हमें तो पता ही है कि P2 जो है 10 टाइम्स ऑफ P1 है, क्योंकि हम एक एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। सो दिस इज 10 P1 अपॉन P1, P1 कैंसिल हो जाएगा। 10 log टू द बेस 10, अगर 10 निकालते हैं तो ये आता है 1, अगर 1 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज 10 dB। व्हाट डज इट मीन कि हमारा सिग्नल जो है 10 dB से एम्पलीफाई हुआ है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस है कि एम्पलीफिकेशन हो रहा है, नेगेटिव आ रहा था तो नेचुरल है कि अटेन्यूएशन हो रहा था। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट dB। समटाइम्स, नॉट नेसेसरीली ऑल द टाइम्स, हम कई बार कंपैरिजन जो है वो जो एक्चुअल पावर है वो भेजी जा रही है उससे नहीं करते, बट कई बार कंपैरिजन करते हैं सिर्फ 1 मिली वॉट या 1 मिली जो सिग्नल हम भेजते हैं, 1 मिली वॉट सिग्नल जो हम भेजते हैं उससे कंपेयर करते हैं। तो यहां पर उसे कहा जाता है dBm। जब हमारा ट्रांसमिटेड पावर 1 मिली वॉट हो तो उसका कंपैरिजन हम dBm के टर्म्स में करते हैं। और जनरली ये कम्युनिकेशन की एक बहुत टर्म, स्पेसिफिक टर्म है dBm, जिसमें हम 1 मिली वॉट के सिग्नल से ही हर एक पावर को कंपेयर करेंगे। तो इसे हम ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें P2 P1 का रिलेशन नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि 1 मिली वॉट से कंपेरिजन कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमारा dBm जो है वो -30 है, अगर हमारा जो dBm गिवन है वो -30, सो हाउ मच इज द पावर, ये हमें निकालना है। तो dBm का फॉर्मूला में हमें सिर्फ जो dBm है वो गिवन है वो -30 यहाँ रख दीजिए, 10 log टू द बेस 10 PM। सो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एंटी लॉग निकालेंगे, सो वी विल गेट PM, एंड दिस PM इज नथिंग बट 10⁻³ milliwatt। So this is how we can represent the power ratio in terms of या कंपैरिजन जो है वो 1 मिली वॉट से हम कर सकते हैं, और उसे हम क्या कहेंगे dBm। ये दोनों ही मेजरमेंट यूनिट्स dB कहें या dBm जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, अटेन्यूएशन कैलकुलेट करना। ये थोड़ा dB जो है वो थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें dB के साथ dBm आता है। और जब हम एक पूरे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं और ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो dB है ये पर किलोमीटर पे कैलकुलेट होता है और उसे कहा जाता है dB पर किलोमीटर। मतलब भाई कितना लॉस हो रहा है, मतलब कितना सिग्नल अटेन्यूएट हो रहा है 1 किलोमीटर चलने के बाद। ऐसा तो नहीं किस अब क्योंकि हमें एम्पलीफायर लगाना है तो हम कहाँ पर एम्पलीफायर लगाए, एट रैंडम तो आप एम्पलीफायर नहीं लगा सकते। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई 2 किलोमीटर के बाद एम्पलीफायर लगाना है या 1 किलोमीटर के बाद एम्पलीफायर लगाना है या कहाँ लगाना है। सो हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन कैलकुलेट कि कहाँ एम्पलीफिकेशन की जरूरत है। जहां मैक्सिमम लॉस हो चुका होगा सिग्नल का वहां पर लगाने का कोई फायदा नहीं, उसके पहले आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है तो वहां पर आपको एम्पलीफिकेशन लगाना पड़ेगा। इसलिए यूजुअली जो लॉस है, जो अटेन्यूएशन है वो dB पर किलोमीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो हम एक एग्जांपल लेके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे लिए। मान लेते हैं इस एग्जांपल में कि जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया है वो 2 मिलीवॉट का है और जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पे जो अटेन्यूएशन हो रहा है वो है -0.3 dB पर किलोमीटर। ये पर किलोमीटर से कैलकुलेट करना है क्योंकि हम इसी को देखना चाह रहे हैं। तो हमारी क्वेरी ये है या रिक्वायरमेंट ये है कि भाई 5 किलोमीटर के बाद सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी, सिग्नल कितना होगा आफ्टर 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अटेन्यूएशन पर किलोमीटर पता है कि भाई 1 किलोमीटर चलने पे -0.3 dB का लॉस हो जाता है। तो अगर टोटल 5 किलोमीटर चलेंगे तो कितना लॉस हो जाएगा। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू -0.3 विल बी इक्वल टू 1.5 dB। तो ये 1.5 या -1.5 dB का अटेन्यूएशन होगा टोटल, तब जब कितना किलोमीटर चल लेंगे, 5 किलोमीटर चल लेंगे। लेकिन ये तो हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, dB के उसमें मेजरमेंट निकाला। अगर हमें एक्चुअल पावर कैलकुलेट करनी है तो हमें ये पता है कि 2 मिलीवॉट का सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया। व्हाट डज इट मीन कि हमें ये पता है कि P1 कितना है जो हमने ट्रांसमिट किया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P2 निकालना है कि भाई P2 कितना होगा आफ्टर दिस,
5 किलोमीटर के बाद, मतलब 1.5 dB का अगर एटीन्यूएशन हमारे पास है, मतलब dB इज गिवन, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा 10 log 10 P2 by P1। उसी फॉर्मूले के थ्रू, उसी फॉर्मूले में हमें चलना है, और उसमें सिंपली आपको dB की जगह -1.5 रख देना है। 10 log to the base 10, हमें पता है P2 P1 का रिलेशन, तो हम ही P2 by P1 निकाल लेंगे। कैलकुलेशन देखिए जो भी हो, हमें सिंपली इंटरेस्ट इसमें है कि हम क्या निकाल पा रहे हैं। तो P2 by P1 इज अराउंड 0.71, और इसकी हेल्प से हम अगर P1 जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि P1 की वैल्यू 2 मिलीवॉट है, so we will put the value here and we will cross multiply, so we will get 1.4 milliwatt। तो इतना लॉस के बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद 1.4 मिलीवॉट का सिग्नल आपको रिसीव होगा। सो इसको देखते हुए, इससे देख के आपको कैलकुलेट करना है कि भाई एटीन्यूएशन इतना हो चुका है, आधे से ज्यादा हो चुका है सिग्नल, या कम हो चुका है, तो हमें एम्पलीफायर लगाना है या नहीं लगाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट, इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम डीबी को थोड़ा सा और क्लियरली समझने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि हमें पता चले कि एटीन्यूएशन बेसिकली करता क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंपेयरमेंट में, दूसरा टाइप का इंपेयरमेंट जिसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। देखिए, अटेन्युएशन इज बेसिकली रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। डिस्टॉर्शन इज रिलेटेड विद, जब डिस्टॉर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सो इट इज रिलेटेड बेसिकली विद शेप ऑफ द सिग्नल। कैसे दिखाई देता है, कैसा फॉर्म है सिग्नल का, कैसा शेप है सिग्नल का। अगर एक कंपोजिट सिग्नल है, मतलब बहुत सारे सिग्नल्स को मिला के बनाया हुआ एक सिग्नल है, ये 3 तरीके के सिग्नल हैं जिनको हम मिला के अगर बना रहे हैं सिग्नल, तो एक कंपोजिट सिग्नल बनेगा। मैं अभी एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूं, तो ये एक कंपोजिट सिग्नल है। इस कंपोजिट सिग्नल में 3 अलग अलग तरीके के सिग्नल है। इसकी फ्रीक्वेंसी f1, इसकी f2 और इसकी f3, इनके फेजेस भी अलग अलग है। जब ये फ्रीक्वेंसी अगर किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रेवल करती है, तो इनका डिले भी अलग अलग होता है, और ये अलग अलग डिले की वजह से जब ये रिसीवर पे पहुंचती है, तो अलग अलग डिले की वजह से कोई जल्दी पहुंचती, कोई देर से पहुंचती, और उसकी वजह से जो कंपोजिट सिग्नल इस तरीके का दिखाई दे रहा है, वो जब रिसीवर पे पहुंचते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो ये इस तरीके का दिखाई नहीं देता, और नहीं दिखाई देता है तो वो होता है डिस्टॉर्शन। बिकॉज डिस्टॉर्शन कंपोजिट सिग्नल में होना एक बहुत ऑब्वियस फिनोमिना है। जैसे मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रही हूँ, द फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों बहुत रिलेटेड टर्म्स हैं। समवेयर यू विल रीड कि फेजेस जो है अलग अलग हैं, इसलिए इनमें डिलेज अलग अलग होंगे। मैं फ्रीक्वेंसी कह रही हूँ, फेज फ्रीक्वेंसी सिमिलर टर्म्स। अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसीज या फेज की वजह से जो कंपोजिट सिग्नल रिसीवर पर रिसीव होगा, वो बिल्कुल सेम नहीं होगा किसके जैसा, जैसा कि हमने सेंड किया है, और तब वहां पर डिस्टॉर्शन होना बहुत ऑब्वियस है। अब एक तीसरा इंपेयरमेंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो है नॉइज। ये भी एक बहुत ऑब्वियस फिनोमिना है, और यहाँ पर नॉइज जो है वो कई तरीके की हो सकती है। हम यहाँ पे 3 तरीके की नॉइज के बारे में बात करेंगे, इंड्यूस नॉइज, क्रॉसटॉक और इम्पल्स नॉइज। जब इंड्यूस नॉइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर आपके ट्रांसमिशन मीडियम के बगल में कोई मोटर है या अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं या चल रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर ट्रांसमिशन मीडिया है वो उस सिग्नल को क्या कर लेता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को क्या करता है, एज एन एंटीना रिसीव कर लेता है, और जो एग्जिस्टिंग सिग्नल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उस ट्रांसमिशन मीडियम में ऑलरेडी है, उस पे उसको सुपर इम्पोज कर देता है, मतलब मिला देता है। तो वहां पे क्या होता है, उस नॉइज को क्या कहते हैं, जो कि मोटर्स या ऐसी किसी अप्लायंसेस से आती वाली नॉइज है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस नॉइज, जो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस से इंड्यूस होती है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ नॉइज इज नोन एज क्रॉसटॉक। ये क्या होता है कि अगर 2 वायर जो है पैरेलली रन कर रहे हैं, तो इसका सिग्नल अगर इस पे आ जाता है, ये एक एंटीना की तरह बिहेव करेगा, और इसका सिग्नल जो है इस पे आ जाएगा, तो इस पूरे के पूरे सिग्नल का इस पे क्या होगा, क्रॉसटॉक होगा, वो कहलाता है क्रॉसटॉक। तो ये भी 2 ट्रांसमिशन मीडिया इफ दे आर रनिंग पैरेलल, तो वहां पे क्रॉसटॉक होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। बट ये तरीका जो है जो क्रॉसटॉक है, वो बेसिकली क्या है, नॉइज है। एंड द थर्ड वन इज
इम्पल्स नॉइज। इम्पल्स नॉइज जो है कुछ नेचुरल फिनोमिना है या कुछ पावर लाइन से उनकी वजह से। नेचुरल फिनोमिना जैसे कि लाइटनिंग होती है, बादल दो आपस में जब मिलते हैं तो लाइटनिंग होती है, उस लाइटनिंग की वजह से एक बहुत तेज स्पाइक बनती है। वो स्पाइक जब आपके सिग्नल में आके अटैक करती है या जुड़ जाती है तो वो कहलाती है इम्पल्स नॉइज। या तो कोई पावर लाइंस हैं, जो पावर लाइंस में कुछ स्पाइक जनरेट हो गई और वो आके अगर आपके ट्रांसमिशन मीडिया के सिग्नल को आके जुड़ जाती है तो वो कहलाती है इम्पल्स नॉइज। ये सभी तरीके की नॉइज बेसिकली क्या करती है, ये सिग्नल का जो मतलब अगर आपके सिग्नल में किसको अफेक्ट करती है, मोस्टली ये एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करती है। और इसके एम्पलीट्यूड में कहीं पर भी मान लीजिए आके जुड़ जाती है, या तो जुड़ जाती है या सिग्नल को इस तरीके से चेंज कर देती है। इस तरीके का इफेक्ट जब होता है, नॉइज का इफेक्ट, उसको नलीफाई करने के लिए या कम करने के लिए बहुत सारे फीचर्स जो है रिसीवर पर लगाए जाते हैं। वो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए तो हमें यही जान लेना बहुत जरूरी है कि इम्पेयरमेंट्स 3 तरीके के होते हैं और बेसिकली इनका इफेक्ट क्या होता है। तो 3 तरीके के इम्पेयरमेंट में एटीन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज, जिनके बारे में हमने तीनों के बारे में बात की। तो ये इम्पेयरमेंट है जिनको आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट इनके इनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व की जा सकती है।